प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पिछले कंटेंट्स में हमने देखा कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने की जो प्रक्रिया थी वो किस तरह से स्पीड से चली आ रही है। पहले विश्व युद्ध ने इस प्रक्रिया को रोक दिया और पहले विश्व युद्ध के साथ ही उसके समापन होते ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का जो नेता था ब्रिटेन, उसकी भी बादशाहत खत्म हो गई और नया बादशाह आया अमेरिका। अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वृहद उत्पादन पद्धति का सहारा लिया। अब वृहद उत्पादन पद्धति से लगातार उत्पादन हो रहा था, तो शुरुआत में लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन भाई एक आवश्यकता तक ही आदमी सामान खरीदेगा, इसके बाद तो खरीदेगा नहीं। लेकिन फैक्ट्रियां अगर डली हैं तो वो तो प्रोडक्शन करेंगी लगातार। जब लगातार प्रोडक्शन होता रहा तो वे लोग जो सामान नहीं खरीद सकते थे, कम सैलरी के लोग थे, उनको हायर परचेजिंग की अपॉर्चुनिटी दी। हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने सामान खरीदा। अब ये सारी प्रक्रिया चलती रही, लेकिन जब धीरे धीरे करके देखा कि अब प्रोडक्ट उतना बिक नहीं रहा है, तो हेनरी फोर्ड जैसे जो लोग थे, ये नवाचारी उद्यमी कहलाते थे, तो इन्होंने एक और नवाचार किया। फैक्ट्रियों में इन्होंने श्रमिकों की जगह लाना शुरू कर दिया रोबोट्स को, क्योंकि उधर रूस की क्रांति हो गई थी। अब श्रमिक जो है उत्पादन के साथ साथ मुनाफे में भी अपने हिस्सेदारी मांगने लगे थे। तो हेनरी फोर्ड और भी लोगों ने क्या किया कि रोबोट के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब रोबोट के माध्यम से जब आप उत्पादन करोगे तो श्रमिकों की होगी छटनी। जब श्रमिकों की छटनी होगी, यानी उनके पास पैसा है नहीं है, तो बनी हुई कारें क्या रोबोट को बेची जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें जब हुई तो बाजार में लोगों का बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से परचेजिंग पावर घटा, और परचेजिंग पावर घटा तो उसकी वजह से मंदी की स्थिति वहां पर बन गई। शेयर मार्केट वगैरह वहां पर जो है वो डाउन पड़ गया। ये सब अपन पिछले कंटेंट में देख चुके हैं। अब होता क्या है कि 1939 आते आते तक, यानी 1935 से ही धीरे धीरे करके दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधार लेने लगी थी। लेकिन तभी एक नया बूम चालू हो जाता है। हिटलर भाई साहब पोलैंड पर हमला कर देते हैं और शुरू हो जाता है दूसरा विश्व युद्ध। तो आज हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, और इसके बाद फिर पूरी दुनिया के इन जो बड़े बड़े देश थे, औद्योगिक और ताकतवर देश थे, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किन रास्तों को अपनाया, किस तरीकों को अपनाया। और इसके बाद यह भी देखेंगे कि ये वही दौर है, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है और उसी के साथ 2 साल बाद 1947 में भारत आजाद होता है, 1948 में श्रीलंका आजाद होता है, 1949 में चीन भी फ्री हो जाता है, और इस तरह से दुनिया के बहुत सारे देश अब आजाद होने लगते हैं। तो ये आजाद होने वाले जो नए देश हैं, ये क्या करते हैं इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में, इस कंटेंट में चलिए आज हम इसको देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 10 का ये अगला भाग 11वां भाग है। काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन हाँ, समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर काल की जब अपन बात करते हैं, यानी 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद करेंगे हम। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष और दुनिया से जो गुलाम देश थे उनकी आजादी का सिलसिला। तो हम देख रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसके अंतर्गत हमारा है ये 11वां भाग। हमेशा की तरह एक बार फिर से ओवरव्यू, रिकैप जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक बार हम देख रहे हैं वैश्विक अंतर संबंध, जिसके अंतर्गत हमने पहला भूमंडलीकरण देखा था एशिया का। 19वीं सदी की दुनिया में हमने देखा था दूसरा भूमंडलीकरण यूरोप का, और इसके बाद अभी महायुद्ध का दौर देख रहे हैं, और जब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आएगी तीसरा भूमंडलीकरण देखेंगे हम यूएसए का। तो इस तरह से ये चीजें चलेंगी। आज हम देखने जा रहे हैं युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष और अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। पिछले कंटेंट में हमने देखा था अर्थव्यवस्था के अलग अलग चरण थे। पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सुधार का काम हुआ, फिर इतना सुधार हुआ कि अमेरिका और यूरोप में जबरदस्त समृद्धि आ गई। समृद्धि का जब उधारी में वातावरण बना, उस समृद्धि के पीछे जो उधार मांगकर जो घी पीने की जो आदत बन गई थी, उसने डुबकी मार दी
अर्थव्यवस्था ने और महामंदी का काल आया। महामंदी से उबरे ही थे कि द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। अब अपन इसको इस तरह से देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, कब खत्म हुआ आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक उसके 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद शुरू हो जाता है दूसरा महायुद्ध। यह जो महायुद्ध था यह 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। जिस तरह से पहला विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था, यह भी 2 गुटों के बीच लड़ा गया। वही 2 गुट थे जो पहले थे, बस थोड़े से पार्टनर चेंज हो गए हैं। यहां पर देखते हैं जो धुरी राष्ट्र थे उनका नेतृत्व तो अभी भी जर्मनी कर रहा था, लेकिन यहां पर अब जर्मनी जो है नाजी जर्मनी हो चुका था हिटलर के नेतृत्व में। और दूसरा था यहां पर इटली मुसोलिनी वाला, और तीसरा राष्ट्र था जापान। यानी ये तीनों जो थे जर्मनी, इटली और जापान, ये कहलाते थे धुरी राष्ट्र। जबकि मित्र राष्ट्रों की बात करें हम तो ये 3 के साथ साथ बाद में अमेरिका जुड़ा। तो पहला था ब्रिटेन। मित्र राष्ट्रों का जो लीडर था वो ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन के बाद आता है सोवियत रूस, यानी इस समय तक सोवियत रूस का गठन हो गया था, वह भी शामिल हो गया था युद्ध में। तीसरा था फ्रांस, और बाद में शामिल हुआ अमेरिका। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तब अमेरिका ने वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जापान में जाकर उसने परमाणु बम फोड़ दिए थे, और उसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तब से लेकर अमेरिका अभी तक डॉन बना हुआ है। 6 साल तक जब ये युद्ध चला तो ये युद्ध जमीन पे भी लड़ा गया, हवा में भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया। यानी ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर यह युद्ध नहीं लड़ा गया हो। यानी 1939 से लेकर के 1945 तक यह युद्ध 6 साल तक चला। पिछला युद्ध कब से कब तक चला यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इस युद्ध में अगर अपन जैसे पहले विश्व युद्ध से तुलना करें तो पहले विश्व युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन यह विश्व युद्ध ऐसा था जिसमें करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यानी 1939 में जो जनसंख्या थी, 1945 आते आते उस जनसंख्या में 3% लोग कम हो गए, और घायलों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकी, करोड़ों लोग घायल हुए। इस विश्व युद्ध में एक बड़ी चीज हमको देखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि अभी तक जो युद्ध होते थे उनमें मोर्चे पर लड़ने वाले सिपाही या सैनिक ही मरते थे, लेकिन इस युद्ध में ऐसे लोग भी मारे गए जो कभी किसी मोर्चे पर गए ही नहीं थे। सामान्य नागरिकों की भी इसमें काफी मौतें हुई। और ये युद्ध आपको पीले रंग में दिख रहा है यूरोप, और नीले रंग में दिख रहा है आपको एशिया। यानी यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग पर भी ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध हमारे बर्मा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ से शामिल थे भारत की आजादी के लिए ब्रिटेन के खिलाफ। तो इस वजह से एशिया भी उसमें शामिल हुआ, यूरोप में भी तबाही मिली। और एशिया का एक देश यानी अपन बात करें जापान की, तो ये जो जापान है एक एशियाई देश था जो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हुआ था। तो इस वजह से यहां पर भी बहुत ज्यादा तबाही हुई। और तबाही का आलम यह था कि अमेरिका ने जापान के ही नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंके। तो जब इतनी बुरी स्थिति हुई तो सोचिए आप, पहले विश्व युद्ध के बाद जो हालात थे लगभग वैसे ही हालात फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो गए। यानी इन हालातों में पुनर्निर्माण का काम बहुत कठिन और बहुत लंबा होने वाला था। पहले विश्व युद्ध जो लड़ा गया था उसमें पूरे तरीके से यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया था। धुरी राष्ट्र की तरफ से भी यूरोपीय शक्तियां थी और मित्र राष्ट्रों की तरफ से भी। लेकिन अब माहौल बदला था द्वितीय विश्व युद्ध में। जापान, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक उभरती हुई औद्योगिक शक्ति बन गया था। अब यह जापान भी एशिया की तरफ से यूरोपीय युद्ध में शामिल हुआ, इस द्वितीय महायुद्ध में शामिल हुआ। इस द्वितीय महायुद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हुए। यानी पूरी दुनिया में 3% जनसंख्या घट गई। यह सब अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, कौन से विश्व युद्ध? सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जीता कौन? अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र जीत गए। अब जब मित्र राष्ट्र जीत गए तो डेफिनेटली सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इनको फिर से अपने कब्जे में लाना था। पूंजीवादी सोच के ये लोग थे। तो अब ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करते हैं, किस तरह के कदम उठाते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। युद्ध के बाद जो पूरी दुनिया जैसे एक जर्जर इमारत दिख रही ना, लगभग इस तरह की थी। अब उसको अपने को गति पे लाना था। यानी पूरी दुनिया के जो देशों की जिम्मेदारी थी कि अब जो जर्जर हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए। लेकिन अब दुनिया में महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका अकेला नहीं रह गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और पावर थी
जो आगे बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महामंदी का असर सोवियत रूस पर नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि 1917 में वहां पर रूसी क्रांति हुई, लेनिन वहां के चीफ बने, वहां के हेड बने, और उन्होंने वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ना अपनाकर सारी दुनिया संबंध कट कर लिए और अपनी एक नई व्यवस्था बना दी। तो रूस में ये सारी चीजें कैसी हुई, इसको अगर आपको जानना है तो आपको रूसी क्रांति वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ये जो उस समय दुनिया थी 1945 में, ये दो महाशक्तियों के बीच में लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसमें पश्चिमी विश्व की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो उसका लीडर था अमेरिका, और यह अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से बहुत ताकतवर बन चुका था। कैसे बना ये अपन पहले देख चुके हैं। दूसरी तरफ था रूस। जार निकोलस द्वितीय का शासन खत्म हो गया था। बोल्शेविक क्रांति के बाद वहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था आ चुकी थी, यानी यह भी अपने आप में एक ताकतवर देश बन चुका था, क्योंकि महामंदी का असर इस पर बिल्कुल हुआ नहीं था और बिल्कुल भी गरीब टाइप का जो देश था वो एक विकसित और विश्व शक्ति की हैसियत लेकर के सामने खड़ा हो गया। यानी जिस समय पूरी दुनिया रो रही थी आर्थिक महामंदी की चपेट में आकर के, उसी दौरान रूस के लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे। वहां पर पंचवर्षीय योजना और तमाम चीजें लागू की गई थी, जिनको आप पिछले कंटेंट्स में कक्षा 9 में जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से अब दो महाशक्तियां पूरे दुनिया को संचालित कर रही थी। एक खेमे का नेता था सोवियत रूस, दूसरे खेमे का नेता था अमेरिका। आगे देखते हैं क्या होता है कि रूस जो है बाकी दुनिया से मतलब नहीं रखता था। रूस अपनी ही दुनिया में मस्त आदमी था, उसको पूंजीवादी देशों से कोई मतलब नहीं था। रूस जो है मजदूरों की, श्रमिकों की बात करता और समाजवाद, साम्यवाद के नारे के साथ में, और वो आगे बढ़ रहा था। अब इधर जो है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले थे, अमेरिका के नेतृत्व वाले, ये क्या करते हैं, अपन इसकी चर्चा करेंगे। रूसी जो क्रांति है और उसके बाद वहां बदलावों को अपन ने 9वीं क्लास में देख लिया है। यहां पर अपन अमेरिका की बादशाहत की चर्चा कर रहे हैं। तो दो महायुद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के कारण जो आर्थिक हालात बिगड़े थे, उनसे निपटने के लिए अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दोनों जो है सीख ले चुके थे। और वो सबसे बड़ी सीख जो ली थी वो क्या थी? वो ये थी कि आप वृहद उत्पादन की प्रक्रिया खूब करो, लेकिन वृहद उत्पादन की प्रक्रिया तब सफल होगी जब समाज में लोग उसका उपभोग लगातार करते रहें। यानी केवल वस्तु बनाओ और वस्तु बनाने के बाद में उसका खरीदार नहीं रहेगा तो महामंदी जैसी हालात होगी। तो अब इसके लिए करें तो क्या करें? व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? तो व्यापक उपभोग को, यानी जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो सामानों को तब खरीदेगा जब उसकी आमदनी जो है, उसकी आमदनी काफी ज्यादा हो, और ज्यादा होने के साथ साथ उसकी आमदनी स्थिर भी हो, यानी लगातार आने वाली हो, कंसिस्टेंसी हो उसकी जो आमदनी है उसमें। लेकिन अगर लोगों के पास रोजगार ही नहीं होंगे तो आय भी नहीं होगी, तो आय नहीं होगी तो सामान नहीं बिकेगा, यानी लोगों को सामान खरीदवाने के लिए उनको पूर्ण रोजगार की आवश्यकता है। यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मेंटली अलर्ट होकर आप लोग सुनिएगा, कि विश्व युद्ध के पहले पूरी दुनिया में जो आर्थिक व्यवस्था चल रही थी वो एडम स्मिथ के द्वारा सुझाए गए अर्थशास्त्री सिद्धांतों से चल रही थी। वो क्या थी वो व्यवस्था, इसकी गहराई में अपन नहीं जाएंगे। अपन सिर्फ ये माने कि पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें यह था कि एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री ये बोलते थे कि सरकार को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी बाजार में सामान बिक रहा है, डिमांड होगी तो फैक्ट्रियों से उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो फिर से उत्पादन होगा, तो ये मांग और पूर्ति के हिसाब से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन अब हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उल्टा, कि बाजारों में वस्तुएं तो जा रही हैं लेकिन मांग बंद हो गई। यानी जो पुराना अर्थशास्त्र चल रहा था कि अगर मांग होगी तो पूर्ति की जाएगी, और पूर्ति होगी तो वस्तु बिकेगी, और बिकेगी तो इस तरह से प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चल रही थी। अब पासा पड़ गया उल्टा, प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, लेकिन मांग नहीं आ रही। अब मांग नहीं आ रही है तो क्या करें? तब आता है एक नया अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स। वो ये कहता है कि भैया पुराना वाला जो सिस्टम उसको छोड़ो, बाजार में सरकार को दखल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आदमी के पास में आमदनी नहीं होगी तो खरीदेगा कैसे? तो एक काम करो, आप लोगों को रोजगार आप लोग दो, यानी कौन दो? सरकार दो। यानी अब जो है मार्केट की जगह पर, बाजार की जगह पर
उत्पादन, पूर्ति, मांग, इन सारी चीजों पर रोजगार, स्थिर आय, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी दे ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाजार का काम है वस्तुएं खरीदना और बेचना। मांग आई तो वस्तु बेच दी, मांग नहीं आई तो वस्तु नहीं बिकी, मांग नहीं आई तो महामंदी आ गई। तो अब इन कीमतों में, उपज में, रोजगार में ये जो उतार चढ़ाव आएंगे और इस उतार चढ़ाव के कारण होने वाली मंदी जो आएगी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को दखल देना जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है कि जब आर्थिक स्थिर, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप से ही ये आर्थिक स्थिरता को तय किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। इसके पहले अपन ने देखा है कि बाजार में मांग होगी, वस्तुओं की पूर्ति हो जाएगी और इस तरह से रोटेशन चलता रहेगा। जब वस्तुओं की पूर्ति होगी तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा। लेकिन अब हो गई थी व्यवस्था उल्टी कि वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा था लेकिन बाजार में मांग नहीं आ रही थी, पूर्ति थी, मांग नहीं हो रही थी। तो अब मांग नहीं हो रही है, तो मांग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोगों के पास में खरीदने को पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। तो बाजार क्या रोजगार की गारंटी दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। बाजार से रोजगार की गारंटी नहीं मिल सकती। तो जब बाजार से रोजगार की गारंटी नहीं मिल सकती तो डेफिनेटली क्या हुआ? मंदी का दौर आ गया। तो इससे निपटने के लिए, मंदी के दौर से निपटने के लिए जॉन मीनार्ड कीन्स कहता है कि अब सरकार को दखलंदाजी करना पड़ेगी, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और सरकार लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करे और उनकी तरफ हाथ बढ़ाए। और सरकार ने ऐसा किया भी। मतलब इवन यहां तक यह भी कहा जाता है कि अगर लोगों के पास काम नहीं है तो उनसे गड्ढे खुदवाओ और फिर उनसे पुरवाओ और पैसे दो। जब पैसा आएगा तो वो पूंजी मार्केट में आएगी और मार्केट में आएगी तो फिर वो मांग के रूप में आएगी और पूर्ति करने वाले फिर प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में चले आएंगे। तो सरकारी हस्तक्षेप का एक ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरी जो सीख मिली थी इस पूरी प्रक्रिया से वो ये थी कि जो बाहरी दुनिया है उसके साथ आर्थिक संबंध है, यानी विश्व में अगर दो देश हैं तो इन दो देशों के साथ में जो आर्थिक संबंध बनाए जाएं उसमें भी सरकारी हस्तक्षेप होना आवश्यक है। जैसा कि अमेरिका ने किया था, जब मंदी की आहट आई थी तो उसने हस्तक्षेप करते हुए आयात शुल्क लगा दिया था, सीमा शुल्क लगा दिया था। इस तरह से सरकार जो पूर्ण रोजगार प्रदान करे, और पूर्ण रोजगार तब प्रदान कर सकता है वो जब सरकार के पास वस्तु, पूंजी और श्रम के आने जाने की व्यवस्था को नियंत्रित करने की ताकत हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि अब अर्थव्यवस्था में सरकार का सीधा दखल हो जाता है। तो संक्षेप में हम देखते हैं कि युद्ध के बाद में किस तरह के सुधार किए और क्या क्या इन लोगों ने किया। तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दुनिया ने, यानी खासकर ये औद्योगिक देश थे जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने एक सबक हासिल कर लिया कि अब अगर हमको हमारे मार्केट को चलाना है तो सरकार जनता को काम दे और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसमें भी वह हस्तक्षेप करे। तो वो करने के लिए अब वो नए कदम उठाती है कि दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाए, क्या किया जाए। तो इसके लिए वो लोग एक जगह पर बैठते हैं और उनका उद्देश्य अभी भी मात्र इतना ही था, चूंकि एशिया, अफ्रीका के जो इनके गुलाम देश थे वो तो इनकी नजरों में कीड़े मकोड़े थे। उनकी नजरों में यह था कि केवल यहाँ के संसाधन लूटना है और हमारे देश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है, हमारे नागरिकों का पावर बढ़ाना है। अब इस तरीके को अपनाने के लिए ये सारी औद्योगिक ताकतें एक बार फिर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में बैठते हैं और वहां पर कुछ संस्थाओं का गठन करते हैं और उनसे ये अपना भला करवाने के लिए कुछ तैयारियां करते हैं। चलिए अपन उसको देखते हैं और समझते हैं। अमेरिका का न्यू हैम्पशायर, समय है जुलाई 1944। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है। ब्रेटन वुड्स नाम के स्थान पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में दो संस्थाओं का गठन होता है। एक संस्था होती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा होता है विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक। अब IMF का उद्देश्य क्या होता है कि दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार के हानि और लाभ से कैसे निपटा जाए, और विश्व बैंक का काम होता है इन औद्योगिक देशों को, किसी के पास अगर पैसे की कमी पड़ती है तो इनको पैसों का इंतजाम किस तरह से किया जाए। अब चूंकि ये ब्रेटन वुड्स की बैठक के बाद में इन दोनों संस्थाओं का निर्माण हुआ था, विश्व बैंक का
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पर बड़े बड़े औद्योगिक देश एक बैठक करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं और उसमें दो संगठनों का गठन करते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन्हीं दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान कहते हैं और ये दोनों संस्थाएं औद्योगिक देशों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करती हैं। इसे ही ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया, यानी औद्योगिक देशों ने ये दो संगठन बना दिए। अब ये दोनों संगठन 1947 से, हमारा देश कब आजाद हुआ था आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, बस उसी सन से इन लोगों ने औपचारिक रूप से काम कर दिया। लेकिन इन दोनों संस्थानों पर कब्जा था पश्चिमी औद्योगिक देशों का। उन्हीं की इशारों पर ये चलते उनकी कठपुतली बन गए। औद्योगिक देशों की अगर मैं बात करूं, नाम लूं तो क्या, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और विश्व की ताकतें थी और ये इसको मैनेज करती थी। अब उसमें भी ये मैनेज कर रही हैं, यूरोप की ये ताकतें मैनेज कर रही हैं किसको, IMF को और वर्ल्ड बैंक को। लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन है, अमेरिका। यानी अमेरिका कहता है भैया वीटो पावर में ले लूंगा। अब वीटो किसको कहते हैं, वीटो एक ऐसा अधिकार है जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। जैसे मान लो IMF या वर्ल्ड बैंक ने कोई प्रस्ताव पारित किया, अब उस प्रस्ताव को पारित करने के क्रम में ब्रिटेन ने सहमति दे दी कि हां मैं तैयार हूं उस प्रस्ताव के लिए, फ्रांस ने सहमति दे दी कि वो भी तैयार है, बेल्जियम ने सहमति दे दी वो भी तैयार है, नीदरलैंड ने सहमति दे दी वो भी तैयार है, यानी सब तैयार हो गए। और अमेरिका ने कह दिया नहीं मैं तैयार नहीं हूं, तो इसका मतलब यह कहलाए वीटो पावर। और उस वीटो के कारण इन सारे लोगों की जो सहमतियां थी वो अपने आप खारिज हो जाती हैं। तो इस तरह से ये IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका और यूरोप के देशों के इशारों पर चलने लगे। ये जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था है ये दुनिया भर के देशों की जो मुद्राएं थी, राष्ट्रीय मुद्राएं, और उनके दुनिया के एक देश से दूसरे देश के लेन देन कैसे हो इसको जोड़ने वाली व्यवस्था थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो थी एक निश्चित विनिमय दर पर आधारित होती थी, यानी कि इसमें एक तय कर दिया जाता था कि $1 बराबर कितने रुपए होंगे। तो यहां पर डॉलर को बांध दिया गया था सोने से। $35 जो मुद्रा थी उसकी कीमत 1 औंस सोने के बराबर कर दी गई थी। और 1 औंस सोना, ये जो 1 औंस सोना है इसका वजन होता था 31.10 ग्राम। इसको कहते हैं स्थिर विनिमय दर। इसके पहले ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के पहले एक और व्यवस्था चलती थी, दो देशों के बीच लेन देन की थी, वह थी गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्णमान व्यवस्था। स्वर्णमान व्यवस्था में क्या होता था कि दो देश होते हैं, वे अपनी अपने देश की मुद्राओं को सोने के साथ में इंडेक्स कर देते हैं। मतलब वे तय कर लेते थे कि इतने ग्राम सोना हमारे देश की मुद्रा की इतनी मुद्रा से खरीदा जाएगा, दूसरा देश भी उसी तरह से तय कर लेता था। और दोनों देशों के बीच में जब व्यापार होता, कोई देश अगर व्यापार अधिशेष की स्थिति में पहुंच जाता तो वह देश दूसरे देश से उस देश की मुद्रा ना लेकर के उतने मुद्रा के सोना हासिल कर लेता था। यह व्यवस्था थी स्वर्णमान व्यवस्था। इसको डिटेल में अपन फिर कभी आगे की वीडियोस में समझेंगे। अब स्वर्णमान व्यवस्था को खत्म कर दिया, अब नई व्यवस्था आई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया, यानी 1 औंस सोना $35 के बराबर तय किया गया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डॉलर से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से नई अर्थव्यवस्था जो आई वह ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहलाई लेन देन की, और यह भी स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत थी। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष यानी 1945 के बाद की स्थिति। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जब आई तो पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, इटली और अपना ये अमेरिका, साथ में एशियाई देश एक और जो तरक्की कर रहा था जापान, इनकी आय में, इनके व्यापार में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होती है। किसके कारण? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के कारण। यानी ये जितने जो ताकतवर देश थे जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, औद्योगिकरण था, इन सारे देशों में जबरदस्त उछाल नजर आता है इनकी अर्थव्यवस्थाओं में। कैसे?
1950 से 1970 के बीच, इन 20 सालों की बात करें तो पूरी दुनिया की जो व्यापार की विकास दर थी वह 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, जबकि वैश्विक आय में वृद्धि 5% की दर से हो रही थी। विकास दर लगभग लगभग स्टेबल था, उसमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। इस दौरान ज्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी का औसत भी 5% से कम था। यानी इन देशों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों की बराबरी में पहुंचने की जी तोड़ कोशिश करने लगे। इसी हिसाब से अपन देखते हैं विकासशील देशों के बारे में कि ये आपको दुनिया में दिख रहे हैं विकासशील देश। यानी विकासशील देश वे देश जो पहले यूरोपीय शक्तियों के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, पुर्तगाल के, इनके कब्जे में थे, यानी इनके गुलाम थे। तो 1946 में आजाद हुए उत्तर कोरिया, ईरान, जॉर्डन, फिलीपींस, 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका, फिर बाद में इजराइल, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ये सब युद्ध समाप्त होने के बाद आजाद हुए और उधर बाल्कान देश पहले ही आजाद हो गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के क्रम में बहुत सारे देश आजाद होने लगे। अब ये देश जब आजाद होने लगे तो ये भी पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए आधुनिक संयंत्र, आधुनिक तकनीक, आधुनिक उपकरणों का आयात करने के लिए बहुत सारी पूंजी लगा रहे थे। बेहिसाब निवेश ये लोग करने लगे थे। अब दुनिया भूमंडलीकरण के नए दौर की तरफ आगे बढ़ रही है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में दोनों महायुद्ध खत्म हो चुके हैं। दुनिया ये जान चुकी है कि युद्धों में कुछ नहीं रखा है, सीधे युद्ध करेंगे तो हमारा ही घाटा है। तो ये लोग एक नई प्रक्रिया अपनाते हैं, स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था को वहीं पर रोक देते हैं। इस बारे में अपन अगले कंटेंट में चर्चा करेंगे। विनिमय दरों के माध्यम से वैश्वीकरण वास्तविक रूप से वहां से शुरू होता है, उसको अपन देखेंगे। तो औद्योगिक देशों ने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था लागू की और स्थिर विनिमय दर की जो नई व्यवस्था लागू की उसमें अमेरिकी डॉलर का दबदबा बढ़ गया। अब क्या होता है कि वे देश जो एशिया और अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में थे और ये बड़े देशों के, बड़े औद्योगिक देशों के गुलाम थे, ये भी अब आजाद होने लगते हैं। तो ये आजाद होते तो इनको भी लगता है कि हम भी इंग्लैंड की तरह बड़ा आदमी बनेंगे, हमारे देश में भी औद्योगिकरण होगा, हम भी फ्रांस की तरह हों, हम भी अमेरिका की तरह हों। और इस प्रक्रिया में इन लोगों ने भी नए नए कारखाने स्थापित करने के लिए अपने देश में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसको इन्वेस्ट करने लगे और अपने देश की तरक्की के लिए प्रयास करने लगे। चलिए अपन अब देखते हैं कि ये देश आजाद होने के बाद क्या करते हैं। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के अंतर्गत हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोप, विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन था। लेकिन अगले 2 दशकों में, यानी लगभग 1945 के बाद से ही अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश अब स्वतंत्र होने लगे थे, स्वतंत्र होकर बड़े राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन चूंकि इनको यूरोपियों ने काफी लूटा था तो ये गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। इनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय तक अंग्रेजों के शासनकाल के कारण, फ्रांसीसियों के शासनकाल के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। और कैसे हुई थी ये अपन ने पिछले कंटेंट्स में 9वीं क्लास में देखा है। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के अंतर्गत देखा है अपन ने कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों का, भारतीय जंगलों का, भारतीय संसाधनों का शोषण किया है। अभी अपन संसाधन और विकास के अंतर्गत देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में किस तरह से ये प्रक्रिया हुई भारत को लूटने की। इसके अलावा इसी कंटेंट में हमने देखा है कि मुक्त व्यापार के कारण ब्रिटेन कच्चा माल यहाँ से ले जाता था और तैयार माल बेचता था। तो इस तरह से भारत और भारत जैसे बहुत सारे देश जो नए नए आजाद हुए थे ये बड़े अभी आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त थे। उधर IMF और विश्व बैंक, इनका गठन किस लिए हुआ था? इनका गठन हुआ था औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ये जो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनके पास वो नीतियां नहीं थी कि जिससे गरीब देशों की समस्याओं का निपटारा कर सकें। ये केवल विकसित देशों की समस्याओं का निपटारा करने में कुशल थे। अब गरीब देशों की व्यवस्थाओं को निपटारा करने में ये लोग सफल नहीं थे। लेकिन जिस तरह से यूरोप, जापान और अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरह से डेवलप किया था, उसकी वजह से अब इन संस्थाओं की जरूरत लगभग खत्म हो गई थी। अब ये देश IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों हो गए बेरोजगार। अब जब ये बेरोजगार हो गए तो इनको लगा कि यार क्या किया जाए, तो इन्होंने फिर प्रलोभन दिया किसको?
नए विकासशील देशों को, नए आजाद देशों को क्या बोले कि अरे भाई अब आप लोग हम पर भरोसा कर लो, जापान और यूरोप ये सब अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, आइए हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी भी विकासशील देश इन पर ज्यादा भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उसका एक कारण भी है, बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने आजादी दे दी थी, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो गोवा में डटे रहे, फ्रांसीसी थे पांडिचेरी में डटे रहे। ऐसी बहुत सारे फ्रांसीसी जो अफ्रीका में जिन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, आजादी के बाद भी संसाधनों को अभी भी वो लूट रहे थे, वहां की खदानों से अभी भी वो सामान निकाल रहे थे, सोना चांदी लोहा वगैरह ये सब वहां से निकाल रहे थे। तो लोगों को, जो नए विकासशील देश थे, इनकी सरकारों को यूरोपीय देशों पर और यूरोपीय देशों के द्वारा बनाई गई इन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर भरोसा नहीं था। तो क्या किया, अब ये लोग क्या करने लगे, नए स्वाधीन देश इस मकड़ जाल से, जो अपनी गरीबी थी, जो पिछड़ापन था, उससे अपनी जनता को आगे निकालने के लिए प्रयास करने लगे। तो अब उन्हें मजबूरी में ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेना पड़ रही थी जिनका नेतृत्व औपनिवेशिक शक्तियों ने ही किया था। और ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी थी? ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, अपन देखते हैं वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और जिनेवा में डब्ल्यूटीओ और गैट। बुरे मन से, बहुत कष्ट से ये लोग उनकी मदद के लिए जाने लगे कि भैया यार हेल्प तो कर ही दो, कम से कम किसी तरह से हमारी जनता की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने के बाद भी ये ब्रिटेन, ये फ्रांस पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके संसाधन, उनकी ज़मीनें अभी भी इनके कंपनियां जो थीं उनके अधीन थी, तो इस नियंत्रण को छोड़ने तैयार थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, इवन अमेरिका तक ने अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे लूटते थे? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए। यानी आजादी देने के बाद भी भागते भागते जितना बन सका ये लोग समेटते हुए ले गए। और अब इसके लिए इन्होंने एक नई प्रक्रिया अपना ली, वह थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शुरुआत होती है। परीक्षा में आता है सवाल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कब हुई? तो 1920 के दशक से होती है और अमेरिका से ये शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन्होंने बहुत सारे देशों को आजाद तो कर दिया था, लेकिन अभी भी देश के संसाधनों को ये लोग लूटने का क्रम जारी रखे थे। जैसे तैसे करके उनको भगाया। भगाने के बाद में जो नए उपनिवेश थे, जो नए आजाद देश थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आयात शुल्क लगा दिया। बोले नहीं भैया, अब विदेशों से आने वाली चीज को अगर हमारे देश में बेचोगे तो उस पर सीमा शुल्क लगेगा, आयात शुल्क लगेगा, यानी व्यापार अवरोध खड़ा कर दिया। अब व्यापार अवरोध खड़ा कर दिया तो इसकी वजह से पूंजीपति देशों ने, ये औद्योगिक देशों ने एक नया आइडिया डेवलप कर लिया। 1920 के दशक में इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है मल्टीनेशनल कंपनीज का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ये लोग उसी देश में जाकर उत्पादन करने लगे, क्योंकि अगर अपने देश में बनी हुई वस्तु को उस देश में जाके बेचेंगे तो महंगी बिकेगी। तो उन्होंने क्या किया? भारत में, चीन में, वियतनाम में यहीं पर आकर फैक्ट्री लगा दी। अब जब यहीं फैक्ट्री लगा दी, इसका मतलब यह हुआ कि ये इस देश की फैक्ट्री हो गई। अब यहां पर फैक्ट्री लगाने के कारण उनको आयात शुल्क से मुक्ति मिल गई। उनकी फैक्ट्री से बने सामान को वो अपने देश में आसानी से ले जाते और उसको अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने लगते। तो इस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया यहां पर चलती है। लेकिन ये विकासशील देश बहुत होशियारी से काम कर रहे थे। इन्होंने अपना एक नया संगठन भी बनाया। चलिए उसको अपन देखते हैं और समझते हैं। ये जो विकासशील देश थे, 50 और 60 के दशक में क्या हुआ कि 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में तो तेजी आ रही थी, वहां पर जबरदस्त लाभ हो रहा था। इन लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से उत्पादन को बनाए रखा। लेकिन ये जो विकासशील देश थे, इनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इन विकासशील देशों ने अपने लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले नहीं भैया, अब नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चलेगा। और इन्होंने ये मांग की कि हम अपना एक नया समूह बनाएंगे और समूह का नाम होगा G77, यानी 77 देशों का समूह, जो विकासशील देशों का समूह होगा। और यह समूह किसी भी यूरोपीय या अमेरिकी देश के ऊपर निर्भर नहीं होगा। तो उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसे अपनाया कि अब हमारे जो ये संसाधन है हमारे देश के, इन संसाधनों पर हमारा ही नियंत्रण होगा। फ्रांस, ब्रिटेन अब इनको छोड़ दें, और हमारे देश का जो कच्चा माल है, अगर आपको जरूरत है तो उसका आपको सही दाम देना पड़ेगा। हमारे तैयार माल जो है उसको विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अनुमति आपको देना पड़ेगी। ये चीजें इन लोगों ने शुरू कर दी। तो आप लोगों ने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया का आर्थिक परिदृश्य बदलता है।
नए नए देश आज़ाद होते हैं। ये आज़ाद देश बहुत ज़्यादा शंका से भरे होते हैं। इनको पता होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, ये संस्थाएं अमेरिका और यूरोप ने बनाई हैं। ये वही यूरोपीय देश हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था। हमको आज़ादी देने के बाद भी हमारी खदानों पर, हमारी जंगलों पर इनकी कंपनियों के अभी भी कब्जे हैं। तो ये लोग कहते हैं भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम तो जाओ यार, अब आपके यहाँ का प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ नहीं चाहिए। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, वो टैरिफ लगा देते हैं, आयात शुल्क लगा देते हैं। आयात शुल्क लगाना इन्होंने अमेरिका ही से सीखा था। अपन ने इसको अपन ने पीछे देख चुके हैं। तो जब आयात शुल्क लग जाता है तो ये बड़े चतुर हैं, ये औद्योगिक देश। इन्होंने क्या किया, बोले भैया हाँ ठीक है, हम तुम्हारे देश में फैक्ट्री लगा दे रहे हैं। तो वो फैक्ट्री जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो उन्होंने यहां पर फैक्ट्रियां लगा दी। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी उन्हीं पश्चिमी ताकतों का बोलबाला रहा। बेचारे 50 से 60 के दशक तक तो जो नए उपनिवेश थे, जो नए देश आजाद हुए थे, वो तो अपने आप को संभालने में ही लगे रहे किसी तरह। लेकिन जब इनको होश आया, जब ये थोड़े से चतुर हुए, पूरी दुनिया को समझा, तो ये इकट्ठे हो गए और इन्होंने बना लिया नया इकोनॉमिक ऑर्डर और G77 के नाम से एक नया समूह गठित कर लिया। और उसमें यह निर्णय लिया कि हमारे संसाधनों का उपयोग हम करेंगे, उस पर नियंत्रण हमारा होगा। आपको उपयोग करना है तो उसके वाजिब दाम देना पड़ेगा, और साथ साथ हमारा जो रेडीमेड माल है, हमारी फैक्ट्रियों में बना माल है, उसको भी आप अपने बाजार में बेचोगे। तो इस तरह से एक नया सिस्टम लागू हुआ और इस तरह से आज का ये कंटेंट समाप्त हुआ। अब बारी है आपकी, पीछे स्क्रीन पर दिख रहे इन सवालों के आप जवाब दीजिए, इस कंटेंट की समझ को और ज्यादा मजबूत कीजिए। अगला जो कंटेंट होगा वह भूमंडलीकृत विश्व के बनना चैप्टर का अंतिम कंटेंट होगा, यानी 12 अध्यायों में हमने इस पाठ को पूरा करने का प्रयास किया है। तो इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपसे एक वही निवेदन, सब्सक्राइब करो। एक बात और, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे। मेरा मतलब है कि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में अपनी राय लिखिए, अच्छा या बुरा जो भी है वो लिखिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर बढ़ाइए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे यदि आप इस कंटेंट को शेयर करेंगे। अन्य बच्चों को भी बताइए, परीक्षाएं नजदीक हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, इन प्रश्नों का उत्तर हल कीजिए। मैं चलता हूं अगले कंटेंट को बनाने, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।